2023 के आगाज के साथ ही नए साल के पहले दिन ही समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने अपने आने वाले दिनों के लिए अपना सियासी एजेंडा सेट कर दिया है। नए साल के मौके पर शिवपाल यादव अपने गृह जिले इटावा में अपने आवास पर मौजूद थे, जहां सुबह से जुटे कार्यकर्ताओं और समर्थकों को शिवपाल यादव ने नए साल की शुभकामनाएं दी। लेकिन कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद साल के पहले दिन ही शिवपाल यादव ने न सिर्फ 2023 बल्कि 2024 के लिए समाजवादी पार्टी के सियासी एजेंडे का ऐलान कर दिया। आरक्षण बचाने के लिए अब संघर्ष करना होगा, सड़कों पर संघर्ष चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो तुरंत बनाना चाहिए था और बना करके समय पर आरक्षण लागू करके चुनाव कराना चाहिए था। शिवपाल यादव ने कहा कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए समाजवादी पार्टी अब सड़क पर उतरकर सरकार को घेरेगी। जो भी हमें जिम्मेदारी मिलेगी बखूबी से निभाएंगे। सबको जोड़कर हमारा प्रयास होगा 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाए। वहीं शिवपाल यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की, लेकिन शिवपाल ने 2024 के लिए विपक्ष के चेहरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। 3 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंचने वाली है, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी के एक बयान के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जब भी कांग्रेस को जरूरत पड़ी सपा ने आगे बढ़कर समर्थन दिया। ऐसे में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के सियासी कद पर सवाल खड़े करने से बचना चाहिए। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना था, सबसे पहले वो समाजवादी पार्टी के विधायक को ढूंढ रहे थे और उसी समर्थन की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र, भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस को हमेशा सबसे पहले सपा की ही याद आती है और सपा ने यूपी में भी राष्ट्रीय पार्टियों को सहयोग दिया। नेताजी ने कई बार राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों को हमेशा समर्थन देकर के उन्हें जिताया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोगों को समाजवादी पार्टी के बारे में नहीं कहना चाहिए कि वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के यूपी आने से ठीक पहले राहुल गांधी ने बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी के पास राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है। राहुल गांधी के उसी बयान के बाद अब कांग्रेस और सपा के बीच तलवारें खिंच गई हैं, जिसकी वजह से 2024 से पहले एक बार फिर विपक्ष की एकजुटता पर सवालिया निशान लगता दिख रहा है। एक तरफ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बताया है, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री के चेहरे से ज्यादा जरूरी है भाजपा को हराना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों की एकजुटता वक्त की मांग है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्ष मिलकर भाजपा को हरा देता है तो प्रधानमंत्री पद का चेहरा और विपक्ष का नेतृत्व जैसे मुद्दे बाद में भी तय हो जाएंगे। वक्त की जरूरत यही है कि वो 68% जो है हम एकजुट करें। निसंदेह मोदी जी हर कोशिश करेंगे, ईडी उनके साथ, सीबीआई उनके साथ, इनकम टैक्स उनके साथ, कि सबको एक न होने दे। दरअसल एक तरफ नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और के चंद्रशेखर राव जैसे क्षेत्रीय नेता खुद को पूरे विपक्ष के नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसे प्रमोद तिवारी ने हर दल के कार्यकर्ता की स्वाभाविक इच्छा बताया है। हर कोई चाहता है कि उसका नेता नेतृत्व करे, तो इसको अभी खुला छोड़ देना चाहिए। जब बैठेंगे सब लोग बैठकर तभी तो तय होगा। प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की जनता मोदी सरकार से ऊब चुकी है। ऐसे समय में विपक्ष को एकजुट होकर भाजपा को हराने के लिए मिलकर चुनाव लड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लखनऊ में विधानमंडल भवन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गेट नंबर 3 के पास शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। चिंगारियां फूट रही हैं, काला धुआं उठ रहा है, अफरा तफरी मची हुई है। ये तस्वीरें लखनऊ के यूपी विधानमंडल भवन की है, जहां साल के पहले दिन आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। विधानमंडल भवन के गेट नंबर 3 के पास शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां चिंगारियां फूट रही हैं। करीब 10 मिनट से ज्यादा तक ये सिलसिला जारी रहा। चिंगारियों ने आग की शक्ल इख्तियार कर ली और इसके बाद यहां काला धुआं उठने लगा। इससे पहले कि आग विकराल रूप लेती, सूचना पाकर विधानमंडल भवन के सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गए। सबसे पहले विधानमंडल भवन की बिजली काटी गई, जिसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कवायद की गई और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ इसकी वजह भी तलाशी जा रही है। मेरठ में आवारा पशुओं के हमले में जान गंवाने वाले किसान राहुल की मौत के मामले में मुआवजे के आश्वासन के बाद किसानों ने जाम खोल दिया।
मेरठ में किसान राहुल की मौत के बाद मेरठ रोहटा रोड पर दिया जा रहा किसानों का धरना खत्म हो गया है। आवारा पशुओं के झुंड के हमले में राहुल की मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक के परिवार वाले शव को सड़क पर रखकर मुआवजे और परिवार के सदस्य को नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। राहुल के परिजनों और प्रशासन की ओर से 5 लाख रुपए का मुआवजा देने और राहुल की पत्नी को निजी फर्म में नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया गया। आवारा पशु की टक्कर से हुई किसान राहुल की मौत के बाद जो किसानों ने यहाँ जाम लगाया, वो अब यहाँ जो ग्रामीण है वो जाम खोलने जा रहे हैं। किसानों के धरने में सियासी रंग भी देखने को मिला। सपा विधायक अतुल प्रधान, आरएलडी विधायक गुलाम मोहम्मद और भारतीय किसान यूनियन के नेता धरने में शामिल हुए थे। सभी ने राहुल के परिवार वालों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने और राहुल की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई थी। अधिकारियों से बात की है, हमने कहा है कि शासन स्तर पर 50 लाख रुपए की मदद सरकारी नौकरी के लिए कहा गया है। अभी आपको बता दें कि राहुल एक निजी बैंक में नौकरी करता था और झिझोखर गांव लौटते वक्त उस पर सांडों के झुंड ने हमला कर दिया था, जिससे उसकी जान चली गई थी। वाराणसी में नए साल की सुबह एक मनहूस खबर लेकर आई। आदमपुर थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। नए साल के दिन वाराणसी में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। काशी के आदमपुर थाना क्षेत्र की रेलवे कॉलोनी में एक ही परिवार के पति पत्नी और 2.5 साल के बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि रेलवे कॉलोनी के रहने वाले रेलवे के सिग्नल विभाग में तैनात राजीव रंजन पटेल और उनकी पत्नी के साथ उनके बच्चे का शव बंद कमरे में मिला। घर में 3 शव मिलने की जब लोगों को सूचना मिली तो हड़कंप मच गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यहाँ क्या हुआ जो इस तरह से 3 जिंदगियां काल के गाल में समा गयी। रेलवे स्टेशन कॉलोनी में आज 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। जो रेल कर्मी थे राजीव रंजन पटेल और उम्र इनकी लगभग 38 वर्ष, इनकी पत्नी लगभग 35 साल की, अनुपमा नाम था, हर्ष नाम का बच्चा लगभग 2.5-3 साल के आसपास की उम्र का था। शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की गहन पड़ताल शुरू की गई। पुलिस को आशंका है कि जहर खाकर परिवार के लोगों ने खुदकुशी की है। फिलहाल सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद ही तीनों की मौत के कारण का खुलासा हो पाएगा। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। सड़क हादसे में घायल हुए भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज जारी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ का हाल जाना और हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर को सम्मानित करने की बात कही। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का इलाज जारी है। वहीं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषभ पंत का हाल जानने के लिए मैक्स अस्पताल पहुंचे। सीएम धामी ने जानकारी दी कि ऋषभ पंत की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। वहीं ऋषभ की जान बचाने वाले हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर को 26 जनवरी को राज्य सरकार सम्मानित करेगी। पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में काफी अंतर है और डॉक्टरों ने जो मेरी बात हुई है उन्होंने बताया है कि 1-2 दिन में और ज्यादा सुधार हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर ऋषभ पंत के हादसे से जुड़ा एक और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि डिवाइडर पर चढ़कर बिजली के खंभे के टकराने के बाद महज 20 सेकंड में ऋषभ पंत की गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई। शुक्रवार सुबह गुरुकुल नारसन के पास ऋषभ पंत की BMW कार हादसे का शिकार हुई थी। ऋषभ पंत की गाड़ी हादसे का शिकार होने के बाद नेशनल हाईवे विभाग हरकत में आया और ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षा उपायों को चिन्हित किया गया। साथ ही रजवाहे की मिट्टी के टीला पर एक हैजार्ड रिफ्लेक्टर भी लगा दिया गया। वहीं हादसे में क्षतिग्रस्त हुई रेलिंग की मरम्मत भी शुरू कर दी गई है। जिस जगह पर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था वहां एक मिट्टी का टीला है, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। ऋषभ पंत के कार हादसे को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सड़क किनारे मौजूद इस मिट्टी के टीले की वजह से ही हादसा हुआ था, जिस पर प्रशासन एक्शन में आ गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और पुलिस ने अब यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा दिया है, जिससे यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों को मिट्टी का टीला पहले ही दिख जाए और भविष्य में इस तरह के हादसे न हो। वहीं ऋषभ पंत के कार हादसे से जुड़ा एक नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ऋषभ पंत की कार तेज रफ्तार से डिवाइडर पर चढ़ते हुए नजर आ रही है। ये वीडियो 30 दिसंबर की सुबह 5:21 का है। नारसन के पास एक रेस्टोरेंट के इस सीसीटीवी को देखने पर पता चलता है कि ऋषभ पंत की गाड़ी की रफ्तार काफी ज्यादा थी। गौर करने वाली बात यह है कि अगर महज 20 सेकंड की देरी हुई तो ऋषभ पंत की जान बचाना मुश्किल था, लेकिन चंद सेकंड में गाड़ी में आग लग गई थी। इस वीडियो को गौर से देखिए। सुबह 5:21 और 28 सेकंड पर ऋषभ पंत की कार बिजली के पोल से टकराते हुए सड़क के दूसरे किनारे पर जा गिरती है। सीसीटीवी को देखने पर पता चलता है कि उस समय गाड़ी भी वहां पर आकर रुकती है। बताया जा रहा है कि यह हरियाणा की वही बस है जिसके ड्राइवर और कंडक्टर ने ऋषभ पंत की जान बचाई थी। महज 20 सेकंड के भीतर ही ऋषभ पंत की कार में आग लग जाती है। इस सीसीटीवी में भी साफ दिखाई दे रहा है कि 20 सेकंड में ऋषभ पंत की कार आग का गोला बन जाती है।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें अल्मोड़ा की हैं, जहां जागेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। नए साल का आगाज लोगों ने कुछ इस अंदाज से किया। सुबह सुबह लोग भगवान के दर पर पहुंचे और नए साल पर आशीर्वाद लिया, साथ ही सुख समृद्धि की प्रार्थना की। जागेश्वर धाम विश्व प्रसिद्ध धाम है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक धाम है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और महामृत्युंजय जाप, हवन और आदि रुद्राभिषेक किया जाता है। जागेश्वर धाम में शिव भक्तों ने महामृत्युंजय में पूजा अनुष्ठान किया। सुबह से ही मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतार लग गई। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए भारी सैलाब उमड़ा। नए साल के दिन लोगों ने खुशहाली और सुख समृद्धि की मनोकामना की। भगवान शिव के जय घोष के साथ लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिला। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। ये भगवान शिव की तपोस्थली है। जागेश्वर मंदिर में 125 मंदिरों का समूह है, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिरों का समूह है। यहाँ नवदुर्गा, सूर्य, हनुमान जी, कालिका और कालेश्वर प्रमुख हैं। देश भर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यही वजह है कि नए साल का आगाज लोगों ने भगवान शिव के दर्शन के साथ किया। वहीं हल्द्वानी में 78 एकड़ जमीन का ड्रोन के जरिए सर्वे किया जाना है। करीब 78 एकड़ जमीन का सर्वे किया गया, जिसमें उन जगहों को चिन्हित किया गया जहां अतिक्रमण है। अतिक्रमण के दायरे में 4365 मकान आ रहे हैं। रेलवे प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम की निगरानी में जमीन का सर्वे कराया जा रहा है। 78 एकड़ जमीन पर ड्रोन के जरिए सर्वे किया गया। रेलवे की जो टीम है वो ड्रोन सर्वे कर रही है, जिसमें जो उन्होंने अपनी मैपिंग किया था उसको उसका ड्रोन सर्वे के माध्यम से भी एक मैप तैयार करने के लिए ऐसा कर रही है और ये सर्वे भी हमारा कंप्लीट हो गया है। हालांकि कांग्रेस आम लोगों के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने हाईकोर्ट में सही ढंग से मामले की पैरवी नहीं की। अब ये लड़ाई हल्द्वानी में है, लेकिन अगर सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया और सरकार जिस प्रकार गुमराह करती है ऐसे ही करती रही तो इस लड़ाई को हम देहरादून और दिल्ली की सड़कों पर भी लड़ेंगे। उधर प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ लोग विरोध भी कर रहे हैं। इसी को लेकर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में जो भी फैसला आएगा उसका हमें अपने हक में आएगा, उसका हमें पूरा इंतजार और पूरी उम्मीद है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर प्रशासन ने कार्रवाई की तो इतने परिवार कहां जाएंगे? एक साथ 4000 से ज्यादा लोगों को कहां विस्थापित किया जाएगा? नए साल के मौके पर लोग भगवान के दर पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। काशी हो या संगम नगरी प्रयागराज, मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ये तस्वीरें बाबा विश्वनाथ धाम की हैं, जहां लोग नए साल के मौके पर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। सुबह से ही बाबा विश्वनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हर साल नए साल के मौके पर देश भर से श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं। इस बार एक ही दिन में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुँचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाबा दरबार में जो आस्था का समंदर है, आप देखिए किस तरह से उमड़ा हुआ है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी नए साल का लोगों ने आध्यात्मिक अंदाज में स्वागत किया। लोग संगम किनारे मौजूद लेटे हनुमान जी के मंदिर पहुंचे और बजरंग बली के दर्शन कर पूजा अर्चना की, साथ ही सुख समृद्धि और शांति की भी कामना की। नए साल के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज के मंदिरों व दूसरे धार्मिक स्थलों पर दर्शन पूजन के लिए आए हुए हैं। मेरठ के सिद्धपीठ औघड़नाथ मंदिर में भी नए साल के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही भोलेनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालु लाइन में लगे हुए नजर आए। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ भगवान आदिदेव के दर्शन करने के लिए, यहाँ माथा टेकने के लिए, परिवार की उन्नति के लिए, यहाँ दुआएं मांगने के लिए आ रहे हैं। नए साल के जश्न की अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन गोरखपुर के रामगढ़ताल का नजारा कुछ खास रहा। हजारों की तादाद में पहुंचे पर्यटकों ने यहाँ बोटिंग का लुत्फ उठाया। पानी में फर्राटा भरती मोटर बोट पर सवार बच्चे और बड़े मौज मस्ती कर रहे हैं। ये तस्वीरें गोरखपुर के रामगढ़ताल की हैं, जहां नए साल के मौके पर हजारों की तादाद में पर्यटक पहुंचे तो नजारा मुंबई के जुहू बीच की तरह हो गया। 2023 का जश्न मनाने के लिए लोग रामगढ़ताल पहुंचे और जमकर मौज मस्ती की। इतने ठंड के बावजूद भी हम बहुत मस्ती की, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग सब परिवार के साथ आए यहाँ घूमने के लिए। नए साल के पहले दिन करीब 50,000 पर्यटक गोरखपुर के रामगढ़ताल पहुंचे। पर्यटकों के नौका विहार के लिए यहाँ 3 तरह की बोटिंग की व्यवस्था है, डबल डेकर बोट, स्पीड बोट और जेट स्की बोट, जिस पर यहाँ पहुंचे सैलानी रामगढ़ताल की सैर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं नौका विहार के लिए 60 रुपए, 80 रुपए और 100 का टिकट तय किया गया है। वहीं बोट पर लोगों की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। हर बोट पर लाइफ जैकेट रखी गई है। यहाँ पे कई तरह की बोटिंग व्यवस्था है, जैसा कि पर्यटन मोटर बोट, डबल डेकर बोट चलती है, स्पीड बोट चलती है, जेट स्की बोट चलती है और नॉर्मल स्पीड की बोट चलती है। आपको बता दें, योगी सरकार ने रामगढ़ताल का कायाकल्प किया, जिसके बाद गोरखपुर में पर्यटन को पंख लग गए हैं। ग्रेटर नोएडा में नए साल के जश्न में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि कुछ दबंग जबरन महिलाओं के साथ सेल्फी लेना चाहते थे, जिसके चलते विवाद हुआ।
मारपीट, धक्का मुक्की और हंगामा। नए साल के जश्न में खलल की ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की हैं, जहां के थाना बिसरक क्षेत्र में नए साल के जश्न पर जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि कुछ दबंग जबरन महिलाओं के साथ सेल्फी लेना चाहते थे, जिसके चलते विवाद हो गया और मारपीट होने लगी। अनवांटेड तरीके से आके सेल्फी खींचने की कोशिश की हमने। जब उन्होंने बोला कि आप कौन है, इन्होंने गला खींच के लिटरली मेरे को भी और रितेश को भी पूरा खींच के लेके गए हैं, धक्का मुक्की करी है, फिर मारा है। ठीक है, इनके हाथ में जो आया इन्होंने वो मारा है। मेरी गर्दन पे यहाँ पे अभी भी पेन है, मैं गर्दन नहीं घुमा पा रहा हूँ। बहुत तेज इन्होंने अटैक किया है। मामला गौर सिटी एवेन्यू पार्क का है, जहाँ नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। काफी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। इसी बीच दबंगों ने बदसलूकी की और खुशी के माहौल में हंगामा बरपने लगा। नए साल के जश्न में दबंगों की करतूत का ये वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आगरा में नए साल के मौके पर एक घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई। उस घर का दीपक, जो बेंगलुरु में इंजीनियर था, पुडुचेरी में समंदर की लहरों में खो गया। समंदर की इन लहरों में एक जिंदगी खामोश हो गई। इस वीडियो को देखिए। समंदर की ऊंची ऊंची लहरों ने एक शख्स को अपने आगोश में ले लिया और वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया, जबकि उसके साथ समंदर में उतरे लोग जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अपने साथी को डूबता हुआ देखकर ये लोग बदहवास से नजर आ रहे हैं। वहीं एक शख्स है जो इस पूरे हादसे को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है। वीडियो बना रहे शख्स की बात पर अगर गौर करें तो समंदर में 2 लोग काल के गाल में समा गए। एक और है, 2 बंदे गए यार। अरे मत जाओ यार, दौड़ के इधर आओ पहले तुम लोग। हालांकि जिस युवक की डूबने से मौत हुई है वो आगरा के आवास विकास इलाके का रहने वाला दीपक माखीजा बताया जा रहा है। दीपक पेशे से इंजीनियर था और बेंगलुरु में जॉब करता था। दीपक अपने 5 दोस्तों के साथ बाइक से बेंगलुरु से पुडुचेरी घूमने के लिए गया था, जहां समंदर में मस्ती करने के लिए सभी दोस्त उतर गए, लेकिन दीपक की डूबने से मौत हो गई, जबकि उसके साथी सही सलामत रहे। बताया जा रहा है कि दीपक को नए साल के मौके पर 2 दिन बाद आगरा अपने घर आना था, लेकिन उसकी मौत की खबर घर पहुंच गई, जिससे परिवार में मातम पसर गया। और चलिए प्रदेश के बाद अब देखते हैं देश में कहां चल रहा घड़ी घड़ी घमासान। देश की राजधानी दिल्ली से एक बार फिर दरिंदगी की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। उस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर एक युवती से दरिंदगी की शर्मनाक घटना सामने आई, जिसमें युवती की दर्दनाक मौत हो गई। ये वारदात दिल्ली के कंझावला इलाके की है। सड़क पर एक युवती की लाश पड़ी मिली। लड़की की लाश इस हालत में थी जिसके बारे में बयान करना भी मुश्किल है। कंझावला के पास एक राहगीर ने एक लड़की की लाश को कार के नीचे फंसे हुए देखकर दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी। कंझावला थाने के पुलिस को, जो कि रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में आता है, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे यही कॉल आई थी कि एक कार से एक आदमी लटका हुआ है और ड्रैग किया जा रहा है। वारदात की शिकार युवती नए साल पर आयोजित एक कार्यक्रम में अपना काम खत्म करके लौट रही थी। बताया जा रहा है इसी दौरान मुरथल से वापस लौट रहे 5 लड़कों की कार से उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया और वो कार के नीचे फंस गई, लेकिन नशे में धुत लड़के उसे काफी दूर तक घसीटते रहे। सड़क पर घसीटने की वजह से लड़की के कपड़े पूरी तरीके से फट गए। दिल्ली पुलिस क्राइम टीम ने मौके पर पहुंचकर फोरेंसिक एविडेंस भी इकट्ठा किए हैं। पुलिस ने इस वारदात में कार में सवार सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नए साल का जश्न 5 दोस्तों को भारी पड़ गया। तेज रफ्तार कार हादसे के लाइव वीडियो सामने आए हैं। 5 दोस्त नए साल का जश्न मनाने शिमला जा रहे थे, लेकिन रास्ते में तेज रफ्तार ने एक दोस्त की जान ले ली। कार हादसे का ये लाइव वीडियो सामने आया है। कार में ही बैठे एक शख्स ने इसे शूट किया है। कार सवार गुरुग्राम से शिमला जा रहे थे, लेकिन अंबाला में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वाले का नाम दीपक है, जो गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी में रहता था। हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल गाड़ी तेज रफ्तार में थी। अचानक तेज रफ्तार कार ट्रक की चपेट में आ गई। इस दौरान उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और उनकी कार सीधे ट्रक में घुस गई, जिसमें कार सवार एक की मौत हो गई है, जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कार सवार शुक्रवार को सुबह 4 बजे अपने घर से निकले थे। हादसा रात करीब 9 बजे अंबाला में हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने दीपक का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन ट्रक चालक अभी फरार है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।